मैं महात्मा गांधी के जीवन से बहुत ही प्रभावित हूँ। महात्मा गांधी बनना आसान नहीं है। किसानों की समस्याएं हैं, कामगारों की समस्याएं हैं, कारीगर की समस्याएं हैं, छात्रों की समस्याएं, और जानते ही हैं कि सरकार की ज़मीन शहर में नहीं के बराबर है। डेवलपमेंट के लिए भी पास ज़मीन नहीं है, तो बगीचा और पार्क कहाँ से बन पाएगा शहर के लिए। संभवतः यह है, इसलिए उसमें लगा हुआ है कि मैं उसके विरुद्ध में हूँ। तो बिहार जैसे राज्य में एक प्रतिक्रिया था कि नहीं, हमारा नेता हमारे हिसाब से होना चाहिए। नीतीश कुमार जी की विफलता इस मामले में थी कि उनके स्वास्थ्य कारण और उनका रिटायरमेंट का कोई एग्जिट प्लान नहीं था, जिसका फायदा, नाजायज़ फायदा बीजेपी उठा रहा है और मुख्यमंत्री अपनी पार्टी की बनाने की चर्चा कर रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा ना आ जाए तब तक उनको इस पद पर रहना चाहिए और भाजपा को सत्ता में आने से रोकना चाहिए, नहीं तो इतिहास में वो खलनायक के रूप में याद किए जाएंगे। सच ये है कि गंभीर छोड़िए, साधारण भी आप वहाँ ऑपरेशन नहीं होते। देखिए, सच है कि अगर 12 करोड़ के ही काम के लिए अगर मुझे सांसद बनाया गया है तो मेरी उपलब्धि 100 में हम पर भी केस करिए। अगर मैं भी बेईमानी कर रहा हूँ, हमारी भी जांच होनी चाहिए, मुझे भी जेल भेजिए। देश में सैकड़ों सांसद मेरे जेल जाते हैं, मुझे आप बाहर क्यों छोड़ रखते हैं? तो आरोप लगा रहे हैं तो उनका क्या कहें? हम तो बारिश में भीगते हुए सड़क पे थे, आज जिनको पैसा लेना था वो घर में एसी में सोए हुए थे लोग। और हम 2.5 गुना तो बढ़वाए ना बिहार में, इसके लिए तो कभी किसी ने मुझे धन्यवाद देने नहीं आया। तो हम तो हैं देश भर के आंदोलन में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ हो, GMC के खिलाफ हो, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हो, हमारे तो महीने में 4-5 कार्यक्रम होते ही होते। एक समृद्ध राजनीतिक विरासत। बड़े पिताजी स्वर्गीय सच्चिदानंद सिंह भी विधायक, पिताजी भी रामगढ़ से लगातार विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, बक्सर के सांसद रहे, स्वयं भी बक्सर से सांसद हैं, रामगढ़ से विधायक रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। स्वभाव विद्रोही है, गलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं बक्सर के सांसद माननीय सुधाकर सिंह जी के साथ। आपका स्वागत है सबसे पहले तो हमारे पॉडकास्ट में, देशी डोज में। आप लोग को भी बहुत बधाई है। इससे पहले की सवाल पूछें, आपके बारे में लोगों का कहना है कि आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आपका जो ध्यान होता है वो समस्याओं के समाधान पर होता है। ये जो आपकी सराहना है लोगों के द्वारा की जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं महात्मा गांधी के जीवन से बहुत ही प्रभावित रहा और मैं कई बार कहा भी कि महात्मा गांधी बनना आसान नहीं है। शायद मैं उनके जीवन का 1% के भी बराबर नहीं हूँ, लेकिन उनके बताए रास्ते पर कितना मैं चल सकता हूँ उसके लिए प्रयास करता। जो उनकी राजनीतिक जो विरासत है गांधी जी की, वो समस्याओं को समाधान को लेकर के रहा। कभी अपने लिए बनने के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस में वो पार्टी के प्राथमिक सदस्य थे, सक्रिय भी सदस्य नहीं थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहुत बड़ा पद होता है, जो कभी महात्मा गांधी नहीं रहे। आज के बच्चे नहीं जानते शायद, तब भी बहुत कम लोग जानते थे। तो किसके लिए कर रहे थे? वो देश की समस्याओं को समाधान कर रहे थे, राजनीतिक समाधान, आर्थिक समाधान, छुआछूत, भेदभाव, कुष्ठ निवारण, खादी ग्राम उद्योग, अगर देखें तो दर्जनों काम कर रहे थे एक साथ। हम लोग को भी लगता है कि हम देश की क्या समस्या सुलझा पाएंगे, मैं उतना बड़ा कार्यकर्ता नेता नहीं हूँ, लेकिन जिस इलाके से जो आते हैं हम लोग, किसानों की समस्याएं हैं, कामगारों की समस्याएं हैं, कारीगर की समस्याएं हैं, छात्रों की समस्या, जो संभव है उसको ठीक कर देना है। क्योंकि हम लोग जिस पृथ्वीभूमि जो हमारी है, मातृभूमि हमारी है, तो ये स्वर्ग से कम नहीं मानती। अगर ये बेहतर है तो हमारा भी जीवन बेहतर है। अगर नहीं हम कर पा रहे हैं तो भी हमको इसको प्रयास करना होगा ठीक करने के लिए। बक्सर का भी जो प्रदूषण है उसका लेवल दिल्ली के बराबर है। कारण है बालू के जो ट्रक आ रहे हैं, एक सबसे बड़ा कारण तो ये है। दूसरा, ये करते क्या है कि सड़क पे जहां मन करता है बक्सर के आसपास के इलाके में बालू गिरा देते हैं। आपने संसद में इस पर सवाल भी उठाया, लेकिन इन समस्याओं का समाधान नहीं दिखता है। तो एक सांसद के रूप में क्या सिर्फ सवाल उठाना ही
वाजिब है या उस पर आगे भी कुछ होना चाहिए? देखिए, प्रदूषण एक राष्ट्रीय सवाल है और इस पर हम लोग क्लाइमेट चेंज भी इसके चलते जुड़ा हुआ है, मौसम बदलाव, जिससे सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो नहीं, गरीब लेकिन आदमी है, अभी किसान जो है। बक्सर का एक्यूआई है और बक्सर का टेम्परेचर है अभी देश में नंबर 1 के आसपास चल रहा है, ये मेरा कहना है। इसके इसके लिए केवल बक्सर स्थानीय रूप से दोषी नहीं है। इस बात को हमको एक बात वैज्ञानिक तौर से मैं कह रहा हूँ कि बक्सर के भीतर टेम्परेचर सबसे ज्यादा है और प्रदूषण सबसे ज्यादा है। इसमें बक्सर का भी थोड़ा योगदान है, थोड़ा बड़ा योगदान, जो ये राष्ट्रीय समस्या के चलते है। लेकिन मैं दो काम हम लोगों ने किया है। एक तो आप समझ रहे हैं कि बक्सर के भीतर जो ट्रक आते हैं, कैसे इस ट्रकों को बाहर ले जाएगा। इसके लिए बाईपास का काम नेटवर्क शुरू हो गया, बनारपुर से शुरू होते हुए अहिरौली और चुरामनपुर के बीच में जाकर मिल जाएगा। तो एक तरह से देखें तो बक्सर शहर में ट्रक जो आते हैं वो 98-97% ट्रक बाहर चले जाएंगे, तो प्रदूषण का प्रभाव घट जाएगा। 2-3% ट्रक जो लोकल सामान चाहिए भोजन के लिए सप्लाई चेन में, उसके लिए 2-3% ही तेल व्हीकल्स रह जाएंगे। दूसरा, जो बालू का जो समस्या है वो आता है कोइलवर होते हुए और गोलंबर पर, और गोलंबर से जो जाता है उत्तर प्रदेश, वो भी बक्सर की स्थानीय समस्या नहीं है, लेकिन बक्सर बीच में पड़ता है, इसीलिए बक्सर पीड़ित है। अगर वो बाहर बाहर बाईपास हो जाए तो वो ट्रकें बालू वाली सब बाहर बाहर चली जाए, तो इसलिए जो अभी भागलपुर बक्सर जो एक्सप्रेसवे बनना है, तो उसका डिजाइन चेंज की कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब नया बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे न बनाकर एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट को, मतलब बक्सर पटना जो मुकामा होके इसी को एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। तो उसी में हमने उसको प्रस्तावित कर दिया है कि वो अहिरौली से आगे से ही वो एक बाईपास होके गंगा पार कर जाए, नया पुल बना करके, और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा। तब क्या होगा कि ये बक्सर के हमारे तमाम जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो डीजल चालित हैं, वो सभी इस शहर से दूर हो जाएंगे। तो बक्सर का थोड़ा कंट्रोल होगा, इससे पूरी समस्या नहीं खत्म होगी, थोड़ा घटेगा। और भी थोड़ा पार्क अब बनाने की जरूरत है, शहर में पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है। और जानते ही हैं कि सरकार की जमीन शहर में नहीं के बराबर है, डेवलपमेंट के लिए भी पास जमीन नहीं है, तो बगीचा और पार्क कहाँ से बन पाएगा शहर के भी। और थोड़े बहुत जागरूकता की भी जरूरत है, और एक धार्मिक शहर है, इससे भीड़ भी बहुत आती है पर्व त्योहार के चलते लगातार। तो ये शहर की ऐसी खासियत है जिसको हम भीड़ को हम बाहर भी नहीं कर सकते। भीड़ तो धार्मिक कारणों से आती है, कैसे इसको हम लोग, अब वो लोग की सुविधाएं थोड़ी बढ़ेंगी तो थोड़ा सा प्रदूषण कंट्रोल होगा, लेकिन ये थोड़ा धीमा प्रगति होगा। इससे रिलेटेड दो सवाल हैं। एक तो ये कि पीपरपाती रोड से लेकर जो पुल तक सड़क जा रही है, इसकी स्थिति हमको लगता है कि लगभग 10-12 सालों से मतलब उस सड़क की स्थिति एकदम खराब है, पहला। और दूसरा, अभी कल के न्यूज़पेपर में आया था कि गोलंबर जो है, गोलंबर पर संभवतः एलिवेटेड रोड बनेगा। तो ये संभवतः क्यों है और उस सड़क के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है कि प्रस्ताव संख्या 1 एलिवेटेड ही गोलंबर का एनएचआई ने दिया है। संभवतः यह है इसलिए उसमें लगा हुआ है कि मैं उसके विरुद्ध में हूँ। हमारा कहना है कि जितना पैसा लगा करके हम एलिवेटेड करके बलिया की तरफ हम मोड़ेंगे, तो फिर भी ट्रैफिक फिर शहर में ही आ रहा है, प्रदूषण वैसे की वैसे रह जाएंगे। उतने पैसे में हम ग्रीनफील्ड बना दें, नया रोड बना दें, गंगा को पार करा दें, तो एक मेरा नया डेवलपमेंट भी होगा बक्सर का, और हमारा प्रदूषण बक्सर शहर बचेगा। एक ही पैसा से दोनों काम हो रहा है, इसीलिए संभवतः सब लगा है, लेकिन दोनों में से कोई एक बनेगा। अच्छा। अगर वो नहीं स्वीकृत हुआ, मतलब जो ग्रीन फील्ड जिसको कह रहे हैं, जी जी जो, तो एलिवेटेड बनेगा। एलिवेटेड बनेगा, अगर वो स्वीकृत हो गया तो ये तो नहीं ये बनेगा। ये पेंडिंग लेकिन हो उसके जाएगा। बारे में तो था कि वो स्वीकृत हो चुका है, बनने वाला है, ऐसा कुछ। नहीं, वो दूसरा है। वो ज्ञानेश्वर मिश्र पुल जोड़ने के लिए, भोजपुर से ज्ञानेश्वर मिश्र पुल जोड़ने के लिए भाया डुमरी चक्की होके वो नया सड़क बनेगा। वो दूसरा है। हाँ, वो जाके ज्ञानेश्वर मिश्र पुल जोड़ेगा, न कि इसको जोड़ेगा। तो उस पे उतने बड़े ट्रक नहीं जा सकते, क्योंकि ज्ञानेश्वर मिश्र पुल की कैपेसिटी थोड़ी छोटी है, इसीलिए छोटे ट्रक ही जा सकते हैं। तो उसे केवल 10% ही ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, लेकिन मेजर ट्रैफिक डाइवर्ट आना ही है बक्सर, तो इसीलिए संभवतः सब लगा हुआ है। ये जो बालू के ट्रक हैं, इनकी वजह से इस पर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं।
ये एक बड़ी समस्या है, इसको कैसे देखते उसको इसीलिए एक्सेस कंट्रोल की बात हो रही है। जो नया डिजाइन तैयार हो रहा है वो 4 लेन को एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। एक्सेस कंट्रोल का अर्थ ही होता है कि उस पर अवांछित गाड़ियां नहीं चढ़ेंगी, और उसके लिए बगल में सर्विस लेन बना दिया जाएगा, छोटी गाड़ियों के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, ई रिक्शा के लिए। और जो मेन एक्सप्रेसवे है उस पर हैवी व्हीकल्स और जो सवारी गाड़ी हैं वही चलेंगी, और बाकी जो छोटे व्हीकल्स हैं, छोटे गाड़ियां हैं, वो सर्विस रोड के जरिए जाएंगे। एक्सेस कंट्रोल रोड में वो जोड़ा गया है। अभी देखिए, दो मुद्दे बहुत मतलब चर्चा में है। एक तो है यूजीसी का मुद्दा। इस मुद्दे पर पूरे देश में एक उबाल सा हुआ है। ये जो यूजीसी का मुद्दा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है आपको, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, सच ये है कि यूजीसी एक सामाजिक न्याय के पक्ष में एक कदम आगे जा रहा है, लेकिन छात्रों के भी पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो जिस तरह का उबाल है, यह हमको बहुत चौंकाने वाली खबर है। क्योंकि छात्रों के जीवन को बर्बाद कर दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उस पर कोई छात्रों ने चर्चा नहीं किया। क्लासेज नहीं चलती, इस पर कोई चर्चा छात्रों ने नहीं किया। कंपटीशन के लिए जो भी एग्जामिनेशन के लिए जो निकलता है, एसएससी हो या कोई भी, वो सारे पेपर लीक पहले से हो जाते हैं। उस पर छात्रों ने बहुत कम चर्चा किया थोड़ा, लेकिन कम चर्चा किया। सामाजिक न्याय के लिए अगर कोई चर्चा अगर सरकार आगे बढ़ाई है, और संसदीय समितियों के विचार के आधार पे, जिसमें सभी दल के लोग भी शामिल हैं, सभी जाति के लोग शामिल हैं, उस पर इस तरह का जो संकट आया वो नहीं होना चाहिए। और कहीं न कहीं ये मैं मानता हूँ कि छात्रों की मूल समस्याओं से भटकाने के लिए इस तरह के काल्पनिक सवाल कभी-कभी खड़ा हो जाते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। अब भी मोदी की सरकार से लोगों को हिसाब करना चाहिए, छात्रों को, कि देश में कितनी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं, कितने नौकरियाँ खाली पड़ी हुई हैं, कितनी और हो सकती हैं, विश्वविद्यालयों की संख्या कैसे बढ़े, परीक्षा टाइम से हो जाए 3 साल की जगह 5 साल पर। कई गंभीर सवालों पर जो चेतना होना चाहिए समाज के भीतर, वह चेतना नहीं है। लेकिन सामाजिक न्याय पर एक कदम आगे जाना, कोई पीड़ित है तो उसके लिए दंड निर्धारित होगा ही। आज भी हमारे समाज में अगर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होता है तो भी कानून है, कोई विश्वविद्यालय के भीतर, या एससी एसटी वर्ग के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हो रहा है, कॉलेज के भीतर हो या बाहर, तो अभी भी दंड का प्रावधान है। तो ऑलरेडी सभी चीज दंड के प्रावधान है। उसमें एक नया कोई ऐसा बड़ा विस्फोटक बात नहीं था जिसके लिए इतनी बड़े स्तर पर लोग चर्चा में लोगों ने शामिल हुआ। एक छोटी समस्या को बड़े स्तर पे प्रस्तुत करने के पीछे राजनीतिक कारण है, ना कि कोई सामाजिक बदलाव है। सामाजिक न्याय के लिए पहले भी बहुत काम हो चुके हैं, आगे भी उसमें होंगे। और इस कड़ी में यह देखें, एक छोटा कदम था, लेकिन इस छोटे कदम की प्रतिक्रिया बड़ी थी। यह हम लोगों के लिए चौंकाने वाला खबर है। मतलब आपका कहना यह है सीधे तौर पर कि यूजीसी का जो ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट में कोई कमी नहीं थी। बहुत छोटा बदलाव, मैंने कहा ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं लोग। देखा जाए तो अगर विश्वविद्यालय के कैंपस के भीतर 50% महिलाएं हैं, आप किसी महिला को छेड़िए, कितना बड़ा दंड है आपको। तो ऑलरेडी उस कानून, जो कानून आया है, उस कानून से भी कड़ा कानून पहले ही है विश्वविद्यालय के भीतर। एससी एसटी वर्ग के लोग भी 15-20% हर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो वो ऑलरेडी उनको कड़ा कानून है, आप छेड़ कर देखिए, आप कैंपस में या कैंपस के बाहर। तो ऑलरेडी देखें तो 60-70% तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड थे इस ही दायरे लोग में थे। इस दायरे में। जी। बचे हुए 20-30%, 20% लोगों के लिए और एक प्रोटेक्शन का छोटा सा, ऐसा नहीं है वो बहुत बड़ा कानून है, दोनों की बात कर रहे हैं, उसके मुकाबले बहुत छोटा सा एक मेजरमेंट था। और इसलिए था कि विश्वविद्यालयों में, कई विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में थोड़े भेदभाव बचे हुए थे, और जिसके चलते कई लोगों ने आत्महत्याएं की छात्रों ने, और वो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग थे। तो थोड़ा उनको सेफ्टी की आवश्यकता थी। कोई भी गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी पढ़ने जाए, तो उसको एक ऐसा बराबरी का माहौल रहे जिससे कि उसके पढ़ाई में बाधा न पहुंचे। यहाँ पढ़ाई को छोड़िए, जीवन में बाधा आ रहा था। लोगों में अपमानित होने के चलते कई अवसरों पे कई लोगों ने खुदकुशी किया, जिसके चलते
पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, जो एक 30 लोग होते हैं, जिसमें सत्ता पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है, और उसमें सभी जातियों के लोग थे। एक सामूहिक चिंतन के जरिए एक छोटा सा सुझाव दिया था, जिसकी प्रतिक्रिया पक्ष और विपक्ष दोनों में ही जिस लेवल पे उग्रता थी, हमको लगा कि फिर सामाजिक न्याय का जो अभी तक मेरी उपलब्धियां हैं वो कमतर साबित हो जाती हैं। थोड़ी सी बात बिहार की कर लें, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है। ये मतलब एक तरह से राजनीतिक रूप से या राजनीति को समझने वाले लोगों के मन में ये विचार चल रहे हैं कि बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है, ये समझना बहुत मुश्किल होगा। इस परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको हम दो जो भविष्य का परिदृश्य, उसको दो हिस्से में मैं देखता हूँ। सबसे बड़ा परिदृश्य ये है कि 90 से पहले जिस सत्तारूढ़ दल जो था देश में, उसके खिलाफ उत्तर भारत में और राज्यों में एक संघर्ष था कि आप मुख्यमंत्री ताश के पत्ते की तरफ फेंकते हैं। कोई 1 साल 6 महीना, बिहार का उदाहरण देखिए, 85 से 90 हाँ, में 4 बिल्कुल, मुख्यमंत्री बहुत सारे। हटाए गए। तो बिहार जैसे राज्य में एक प्रतिक्रिया था कि नहीं, हमारा नेता हमारे हिसाब से होना चाहिए, और लालू प्रसाद जी के साथ ही हमने उसको उस राजनीतिक संप्रभुता को हासिल किया था, जो अभी 2026 बने 25 तक 35 साल लगातार बिहारी लोग फैसला किए कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, मेरा नेता कौन होगा। दिल्ली का हस्तक्षेप नहीं था। तो ये हम फिर पुनः हम हार गए, बिहार के लोग और उत्तर भारत के लोग हार गए। फिर फैसला दिल्ली से होगा। दिल्ली से ये होगा। सबसे बड़ा दुखद है इस बिहार के लिए। नीतीश कुमार जी की विफलता इस मामले में थी कि उनके स्वास्थ्य कारण और उनका रिटायरमेंट का कोई एग्जिट प्लान नहीं था, जिसका फायदा, नाजायज फायदा बीजेपी उठा रहा है और मुख्यमंत्री अपनी पार्टी की बनाने की चर्चा कर रहा है। जबकि सच ये है कि नीतीश कुमार जी को अगर हटाना ही था स्वास्थ्य कारणों से, तो आप उनकी जगह उनकी पसंद का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैंडेट है वो उसके पक्ष उनके में है, नाम पर है, उनके नाम पर से है। निश्चित। आपने कहा था 25 से 30, फिर से नीतीश, इसी नारे के साथ एनडीए के लोग आए थे। आज यह बिहार के लोगों के साथ चीटिंग है भाजपा के द्वारा, और नीतीश कुमार जी की बिना राय का दबाव में फैसला लिया जा रहा है और भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा है। ऐसा अभी मुझे कम उम्मीद है, क्योंकि नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पे बिहार को गर्त में नहीं ढकेलेंगे। वो रिटायरमेंट से पहले कोई बहुत अच्छा प्लान जरूर बिहार के लिए तैयार करेंगे कि अपने उत्तराधिकारी को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनवा सकें। ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास अभी भी 8 महीने का समय बचा हुआ है। वो चाहें तो बिहार का 8 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, और उनको रहना भी चाहिए 8 महीने तक, जब तक कि उनके हिसाब से मतलब उनकी पार्टी के हिसाब से कोई स्पष्ट मुख्यमंत्री का चेहरा ना आ जाए, तब तक उनको इस पद पे रहना चाहिए और भाजपा को सत्ता में आने से रोकना चाहिए। नहीं तो इतिहास में वो खलनायक के रूप में याद किए जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने कि अगर नीतीश कुमार जी अपना विकल्प अपनी ही पार्टी से मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देते हैं, तो इतिहास उनको खलनायक के रूप में याद रखेगा। ये बात तो सही है। नीतीश जी सबको बैलेंस करके साथ लेके साथ चलते थे। मेरी उनसे असहमति है, पहले भी थी, बहुत सारे अभी मुद्दों भी है पर। और कल भी रहेंगी। लेकिन बिहार की राजनीतिक संप्रभुता को लेकर के उनसे मेरी सहमति है। लालू प्रसाद जी जिस विरासत को खड़ा किए, नीतीश जी ने उस राजनीतिक संप्रभुता को बचाए रखने का प्रयास किया। लेकिन अंतिम समय में अगर वो भाजपा को सत्ता हस्तांतरण करते हैं, तो यह बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ धोखा होगा, और इसको हम लोग यह स्वीकार नहीं करेंगे, और हम मानेंगे कि वो भाजपा की बी टीम के रूप में ही बिहार में सत्ता चला रहे थे, वो साबित हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे बक्सर की। शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमेशा से उसके पक्षधर भी रहे हैं। ब्रह्मपुर और राजपुर, ये दो ऐसी विधानसभाएं हैं जहां कोई अंगीभूत कॉलेज नहीं। बक्सर जिले में पूरे, या कहिए लोकसभा में नहीं, शायद रामगढ़ में एक महिला कॉलेज है। जेंट्स का है, अंगीभूत है, अंगीभूत महिलाओं का नहीं है। तो मतलब पूरे वो है एफिलिएटेड है। मतलब पूरे बक्सर लोकसभा में एक भी महिलाओं के लिए अंगीभूत कॉलेज जो बिहार सरकार का हो वो नहीं है।
अब इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, इस पर आपका क्या प्रयास है? देखिए, मैं एक इस पर एक मैंने दिल्ली में सेमिनार किया था बिहार के विकास को लेकर के, जिसमें भारत के और ये विदेश से ये सभी बहुत बड़ा मुद्दा है कि ब्रह्मपुर और राजपुर दो ऐसी विधानसभाएं हैं, आजादी के 75-80 सालों बाद भी भाई एक कॉलेज नहीं है जहां लड़के एडमिशन लेके पढ़ सके। सिमरी में डिग्री कॉलेज है। सिमरी में डिग्री कॉलेज है। सिमरी में डिग्री कॉलेज है और यहाँ धनसुई में डिग्री कॉलेज है। दोनों जगह है डिग्री कॉलेज, लेकिन वो एफिलिएटेड है तो एडमिशन, लेकिन फिर भी जो जिसके बारे में आप कह जी रहे बिल्कुल, हैं जैसे उस रेगुलर सवाल से, टीचर्स हों, हाँ, रेगुलर क्लासेस चले, जैसे आपने कहा भी ना कि इस पर ये मुद्दा नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है स्टूडेंट्स के बीच में कि मैं रेगुलर क्लासेस चलें। उस पर मैं आना चाहता हूँ। यह चिंता केवल बक्सर के लिए नहीं, कैमूर रोहतास के लिए नहीं, हमने पूरे बिहार के लिए चिंता व्यक्त किया और इसके लिए एक बहुत बड़ा सेमिनार किया था 1 साल पहले। और उसमें हमने कहा था कि बिहार में हर साल 13 लाख इंटरमीडिएट बच्चे पास करते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए वह मात्र हमारे पास जो सीटें हैं बिहार में 6 लाख हैं। तो 9 लाख बच्चों को पढ़ने के लिए कोई अवसर नहीं है उच्च शिक्षा में। इसीलिए राष्ट्रीय औसत के बराबर जाने के लिए, राष्ट्रीय औसत 15% है हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट, और बिहार में वो इनरोलमेंट है 7%। तो 7% से दुगना करने के लिए या 6 लाख से 12 लाख करने के लिए हमको हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। अब पिछली बार आपने बजट में देखा होगा, बिहार सरकार ने एडमिट किया और बिहार में 400 नए डिग्री कॉलेज खोलने के लिए बजट में प्रोविजन किया, जिसकी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और सरकार ने रिपोर्ट मंगा लिया है कि किन किन ब्लॉक में हमारे पास डिग्री कॉलेज नहीं है। और फिर फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी में उन प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे जहां पे पहले से नहीं है। उसमें हमको लगता है कि ये हमारा क्वालिफाई किया है चक्की ब्लॉक, दूसरा किया है रामगढ़ का नुआव ब्लॉक, और हम लोग का किया है सूरजपुरा ब्लॉक, दिनारा का। 3 फर्स्ट प्रायोरिटी में वो डिग्री कॉलेज बनने जा रहे हैं। और बजट के हिसाब से सरकार की जो माली हालत है, आप लोग सभी लोग जानते हैं हाँ बिहार का बिल्कुल क्या है। बिल्कुल, स्थिति बहुत पिछले खराब। 8 महीने से भुगतान रुका हुआ है बिहार के। जो लोग संवेदक थे, जो काम किए थे, वो सब रुका हुआ है। बहुत सारा स्कॉलरशिप, फी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तमाम चीजें वो रुका पड़ा है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि 2 से 3 सालों में ये सारे परियोजनाओं को ये पूरा करने का काम करेंगे और हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने में कामयाब होंगे। और बहुत अच्छी बात बताई आपने इसको लेके कि हर प्रखंड में एक कॉलेज खोलने की बिहार सरकार की योजना है। अब अगली चर्चा स्वास्थ्य की। पूरे लोकसभा में जितने अस्पताल हैं, मैं जहां तक समझता हूं, आप भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि जितने अस्पताल हैं वो सब रेफर करने वाले अस्पताल हैं। अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी मेजर कॉज हो जाए, तो भाई सीधे पटना बनारस रेफर कर देते हैं। इस पर आपकी क्या योजना है? देखिए, समस्या बहुत जटिल और गंभीर है। सच ये है कि गंभीर छोड़िए, साधारण भी आप वहाँ ऑपरेशन नहीं होता है, नहीं जिसको होता हम जी। लोग कहते हैं कि स्टोन है जो सबसे इजी है, या कोई भी छोटा ऑपरेशन अगर करना हो तो हमारे सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल सक्षम नहीं है, नहीं है। वो रेफर ही कर रहे हैं। और यह एक सरकार की विफलता में थोड़ी विफलता है कि व्यवस्था में कमी है, लेकिन सबसे बड़ा है कि डॉक्टरों के भीतर संवेदनहीनता है। वो कर सकते हैं जिन कामों को, उसको भी वो रेफर कर देते हैं। और चूंकि डॉक्टर के किसी भी पेशे को सामान्य नागरिक और राजनेता इसलिए चुनौती नहीं दे पाता कि उस प्रोफेशन का हमको अनुभव नहीं है, इसीलिए रेफर कर दिए, मैं सवाल कर दूं तो कहेंगे हमारी मर्जी, रोगी मर जाएगा तो मैं क्या कर लूंगा, हमारा दंगा फसाद हो जाएगा। हम अपना जान बचाने के लिए लोग को रेफर कर देते हैं। तो यह समस्याओं से भागने की जो नियत है, वो बक्सर में भी है, कैमूर में भी है, रोहतास में भी है, हर और जगह, लगभग बिहार के बड़े हर जिले में 4-5 जो अस्पतालों को मेडिकल छोड़ कॉलेज दें। जहाँ हाँ है हाँ। वहीं पर है, पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में। तो हमको लगता है कि मेरा डुमरांव जो मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, जो लगभग ये 6 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टार्ट होते ही ये समस्या हमारी हद तक दूर हो जाएगी। रेफर करने वाला इस जिला में ही, यहीं पर रोगियों का इलाज हो जाएगा। डुमरांव मेडिकल कॉलेज फाइनल स्टेज में है, तो हम मुझे उम्मीद है कि 6 महीना 8 महीना में समस्या हद तक नियंत्रण में हो जाएगा
अब किडनी, ब्रेन हैमरेज जैसे 2-3 बड़ी बीमारियां हैं, उसी के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि डुमरांव में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें बड़ा अगले 6 महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा बक्सर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में। एक चीज और है, सिर्फ 2 साल में आपने एमपीलैड का लगभग 12 करोड़ रुपए की रिकमेंडेशन है आपकी। आजकल तो रील बनाने का फैशन है, आप काहे नहीं बनाते हैं? देखिए, सच है कि अगर 12 करोड़ के ही काम के लिए अगर मुझे सांसद बनाया गया है, तो मेरी उपलब्धि 100 में 1 है। नहीं नहीं और मैं हम तो ये मानते हैं कि कम से कम 100 में 40 नंबर आए, उसी को कम से कम प्रचारित करना चाहिए। ये तो 100 में 1 नंबर है। नहीं मैंने कहा कि आजकल रील का जमाना है, लोग बड़ी रील बना रहे हैं। देखिए, क्या है कि हम लोग तो थोड़ा सा देख रहे हैं, मेरे बाल भी सब पक गए हैं, तो मेरा कैसा रील बनेगा आप तो समझ ही रहे हैं। अब मोदी मतलब जी से तुलना रील। करना चाहेंगे कि उनका भी बाल पका हुआ है, तो हाँ। मैं उतना अनुभवी बड़ा नेता नहीं हूँ, अच्छा अच्छा तो चल जाता है अच्छा। बस। अब हम जो हमारा कार्यक्रम है आखिरी स्टेज में चल रहा है। देखिए, 2 सवाल एक ही चीज से जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि आप पर जो आपके जानने वाले हैं उनका नहीं, लेकिन जो दूर हैं उनका एक आरोप है आपके ऊपर कि आप जातिवादी व्यक्ति हैं। दूसरा, बक्सर शिक्षा विभाग में अभी कुछ हलचल मची और भाजपा के जिला के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कोई अरविंद सिंह और अजय सिंह हैं जिनके माध्यम से आप शिक्षा विभाग से वसूली करवाते हैं। इन 2 चीजों पर पब्लिक जवाब आपका सुनना चाहती है। सवाल ये है कि पैसा वसूली तो केवल क्यों शिक्षा विभाग में ही आरोप है कि हम शिक्षा विभाग से वसूली कर रहे हैं? आरोप लगाने वाले कह सकते थे नहीं, उनका सड़क कहना वाले है सड़क उन्होंने वाले से भी वसूली करते होंगे। उनके हिसाब से आरोप लगाना चाहिए कि हम पंचायती राज वालों से भी वसूली करते नहीं नहीं होंगे। उनका उनका आरोप होना चाहिए। उन्होंने एक लेटर इश्यू किया है। शायद आपने अरविंद सिंह को, शायद किसी ने बताया मुझे कि कोई लेटर इश्यू किया है जिसमें अजय जी सब अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, क्योंकि एक ही समय में हम हर विभाग की बैठकों में नहीं जा सकते। और हम लोगों का जो पंचायत की बैठक होती है उसके भी मेंबर हैं, प्रखंड की बैठक होगी उसमें भी मैं जिला की बैठकें होंगी उसमें भी 3-3 जिला के हम प्रतिनिधि हैं, तो तीनों जिला में हमारी इसके अलावा जितनी भी सरकारी बैठकें होंगी सभी के हम मेंबर होते हैं। और हम तो सबसे कम प्रतिनिधि नियुक्त करने वाले लोगों में से हैं। हमसे तो पूर्व जनप्रतिनिधियों ने 1-1 दर्जन तक प्रतिनिधि बनाए थे। निश्चित तौर पे मेरे शिक्षा विभाग में अजय सिंह को मैं नहीं जानता वो कौन है। मैंने अरविंद सिंह को सहयोगी के तौर पे यहाँ पे मैंने नियुक्त किया था। और केवल शिक्षा विभाग, बाकी हमारे शेषनाथ यादव जी हैं जिलाध्यक्ष, जो मेरे प्रतिनिधि के तौर पे हमारी बैठकों में अनुपस्थिति में जाते हैं। आज ही बैठक थी, आरएनआर की एक बैठक थी, तो उसमें विधायक जी नहीं आ पाए, अपने प्रतिनिधि भेजे। तो होता ही है, प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला हुआ है। जैसे लोगों का कहना ये है कि जो अरविंद सिंह जी हैं वो पहले से ही दागी व्यक्ति हैं शिक्षा विभाग को लेकर। अगर वो दागी हैं तो उन पर सरकार को मुकदमा करना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। इसमें तो बहुत साधारण बात है कि कोई अगर बेईमानी करेगा, शैतानी करेगा, तो देश के प्रधानमंत्रियों पे केस हुआ है, नरसिंह राव पे केस हुआ, मनमोहन सिंह पे केस हुआ, लालू जी पे केस हुआ। तो ये तो छोटा मोटा आदमी है, ऐसे दागियों पर तुरंत केस करना चाहिए। भाजपा की तो सरकार है बिहार में। भाजपा की सरकार है, बकायदा जांच करना चाहिए। आरोप लगाने के बजाय वो एफआईआर तो आश्चर्य है बिल्कुल कि नहीं, जांच करके एफआईआर करिए, जेल भेजिए ऐसे लोग को जो बेईमानी करते हैं। तब हम पर भी केस करिए। हाँ। अगर मैं भी बेईमानी कर रहा हूँ, हमारी भी जांच होनी चाहिए, मुझे भी जेल भेजिए। देश में सैकड़ों सांसद एमएलए जेल जाते हैं, मुझे आप बाहर क्यों छोड़ रखे हैं? तो इतना आरोप कर रहे हैं, इतना आरोप है मेरे पर, इतना रुपया मेरे पास है। आप दिल्ली से सीबीआई भेजिए, दिल्ली से ईडी भेजिए, आपसे नहीं हो रहा है वहां से भेजिए, हमको जरूर पकड़िए। आपको पैसा ही लेना होता तो मैं कृषि मंत्री के पद से क्यों इस्तीफा देता? बिल्कुल, ये मैंने कहा, कहीं चर्चा हो रही थी तो मैंने ये बात कही कि भाई जिस आदमी ने किसानों के हक के लिए कृषि मंत्री के जैसे पद से इस्तीफा दे दिया एक झटके में, उस आदमी पे इस तरह की बात तो कहीं से हजम नहीं हो रही है। इसके बाद भी जांच कराना चाहिए। आरोप क्यों लगा रहे हैं? जांच कराना चाहिए और हमको इस पर दंडित करना चाहिए। मुझे आपको लोग कह रहे हैं कि सांसद बनने के बाद आपका अपनी जाति की तरफ बड़ी झुकाव हो गया, ये कहां तक सही है? देखिए, यह आरोप लगाने वाले लोग भाजपा के शुरू से
आरोप लगाते हैं कि हमारे समाजवादी लोगों को हमेशा आरोपित कर देते हैं कि आप जातिवाद कर देते हैं। वो लालू प्रसाद जी पर भी आरोप लगाया लोगों ने, हमारे पे भी आरोप लगाया और पार्टी के सभी नेताओं पर। ये भाजपा के वाचाल लोग इस बात को प्रचारित करते रहते हैं। आप देखेंगे तो हमारे कम से कम इस जिला में 20 से 30 लोग मेरे प्रतिनिधि हैं। हर प्रखंड अध्यक्ष मेरा ब्लॉक लेवल का प्रतिनिधि है, जिला अध्यक्ष जिला स्तर के प्रतिनिधि हैं और 2-3 जगह पे। तो उनमें देखें तो जो जिस जाति का अध्यक्ष है वो रहता है वहाँ। उसमें यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं। मेरी स्वास्थ्य विभाग का ये तो श्वेता पाठक मेरी प्रतिनिधि हैं। शिक्षा विभाग में अरविंद सिंह प्रतिनिधि हैं, जिला में हमारे सीधे जाते हैं शेषनाथ यादव जी प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ जाति का कहाँ सवाल है? यहाँ तो कोई जो सक्षम है, जो पार्टी में साथ काम करेगा उसी को प्रतिनिधि बनाएंगे। अब जो नहीं है उसको तो हम प्रतिनिधि नहीं बना सकते। एक सवाल और, आप किसानों के मुद्दों को लेकर, चाहे वो चौसा में भूमि अधिग्रहण का मामला हो, किसानों पर बर्बरता हो, या उससे जुड़े जितने मुद्दे रहे हैं उस पर आप बहुत मुखर रहे हैं। अभी 2 जगह है, डुमरांव में बाईपास बन रहा है और बक्सर में नया बाईपास बन रहा है। जमीन का रेट बक्सर में जो है वो लगभग 40 लाख रुपए कट्ठा है और 5 लाख रुपया या 6 लाख रुपया कट्ठा किसानों को सरकार मुआवजा दे रही है। डुमरांव की भी स्थिति यही है। मैंने पता किया, लोगों ने बताया कि 15 लाख रुपया वहां जमीन की कीमत है और मिल रहा है 1 लाख रुपया कट्ठा। इस पर, इसको लेकर अभी तक आपने कुछ नहीं कहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसे लग रहा है कि मैंने नहीं कहा? मैं तो इसी भूमि अधिग्रहण को लेकर के, देखिए सवाल यह है कि जो आंदोलन में नहीं जाते हैं और घर में बैठ के प्रवचन देते हैं, ऐसे लोग का मुझे क्या कहना है? नहीं, लोगों ने जो कहा मैंने आपसे वो बात वही कही। मैं कह रहा हूँ, जी, आप बिल्कुल। भी जानते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ। दिनेश जी के नेतृत्व में पटना में हम लोग प्रदर्शन किए भूमि अधिग्रहण को लेकर और बिहार में हमने कानून बदलवाया बिहार के लिए। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मुखर रूप से यही चौसा के लोग गए थे, जिनका काम हो गया, बेचारों को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जिनका जरूरत था वो लोग पीछे रह गए। वो घर में बैठ के भाषण दे रहे हैं, सरकार से लड़ना पड़ता है सड़क पर आकर। बिल्कुल। और हर साल 10% बढ़ा करके दिलवाने का हमने प्रावधान किया, सर्किल रेट से 10% हर साल। तो लगभग 2.5 गुना हो गया। ये जो मिल रहा था वो एक झटके में 6 महीना पहले आंदोलन से 2.5 गुना हो गया। लेकिन फिर भी लोग जो आंदोलन में नहीं गए तो आरोप लगा रहे हैं। तो उनका क्या कहें? हम तो बारिश में भीगते हुए सड़क पे थे और जिनको पैसा लेना था वो घर में एसी में सोए हुए थे लोग। तो इसका क्या इलाज है? और लड़िए, आप आंदोलन में खड़ा होइए, आप प्रदर्शन करिए, मैं आपके साथ नहीं दूंगा कितना। और हम 2.5 गुना तो बढ़वाए ना बिहार में। इसके लिए तो कभी किसी ने मुझे धन्यवाद देने नहीं आया कि नेताजी 2.5 गुना बढ़ गया। हाँ, 10 गुना बढ़ना चाहिए, आपकी लड़ाई है, हम भी साथ में हैं। लेकिन उस 10 गुना बढ़ाने के लिए आप भी तो एक कदम चलिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल चलना तो पड़ेगा। और आप एक कदम चलिएगा, एक कदम मैं भी चलूंगा। आप बैठ जाइएगा तो हम तो हैं देश भर के आंदोलन में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ हो, जीएम सीट के खिलाफ हो, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हो, हमारे तो महीने में 4-5 कार्यक्रम होते ही होते हैं। आपने अपनी बातें बहुत ही साफगोई और बहुत ही बेहतर तरीके से, साफगोई के साथ और बहुत ही बेहतर तरीके से रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय हमारे देसी डोज के लिए निकालने के लिए, और फिर हम आपके साथ बैठेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।